हेलो गाइस, मैं हूं नीलांशु कुमार। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। डायनामिक्स शुरू कर रहा है बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, और मैं नीलांशु कुमार आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिटी सेक्शन को। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से। किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पॉलिटी सेक्शंस के सारे क्वेश्चन जो कि आज तक पीसीएस में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पूछे गए हैं उन सबों को डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, और जिसमें हम 8 वीडियोस टोटल बनाएंगे और हर वीडियो 25 से 30 मिनट का होगा मैक्सिमम, और 170 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरा भरोसा है कि अगर आप इन 170 क्वेश्चन को अच्छे से एक बार तो जरूर देखें, दोबारा उसे थोड़ी स्पीड में भी देखें, बट जरूर देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पॉलिटी सेक्शन का प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो नहीं ही छूटेगा। और हम आज पहले वीडियो में 66वीं और 65वीं वीडियो बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? इसके ऑप्शंस हैं, एक कानून सबके लिए और एक न्यायपालिका सबके लिए, या सभी के लिए एक अधिनियम और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका, या सभी के लिए एक कानून और सभी कानून एक के लिए और एक न्यायपालिका सब के लिए। अब मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से हल करने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको समझ में आएगा। चौथे ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑल एक्ट फॉर वन, मतलब सारे जो कानून है वो एक आदमी के लिए बन रहे हो, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। वन स्टेट फॉर ऑल। अब स्टेट राज्य का डेफिनेशन अलग होता है। अगर हम यहाँ राज्य के डेफिनेशन को बिहार और यूपी राज्य समझें तो क्या वन स्टेट फॉर ऑल, क्या सभी के लिए एक राज्य है? नहीं, हर आदमी के लिए अलग अलग राज्य है और उसे जाने के अधिकार भी हैं। उसके अलावा वन एक्ट फॉर ऑल, सभी के लिए एक अधिनियम है लेकिन सभी के लिए एक राज्य नहीं है। अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएं, एक कानून सबके लिए, मतलब वन एक्ट फॉर ऑल और वन जुडिशरी फॉर ऑल, ये बिल्कुल है। हमारे देश में सबों को एक ही कानून के अंतर्गत चलना पड़ता है, और हमारे देश का जो न्यायपालिका है वो एक न्यायपालिका, मतलब कहने का सेंस यह है कि न्यायपालिका के 3 स्तर है, जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके नीचे उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और सबसे नीचे लोअर कोर्ट जिसे हम जिला न्यायालय कहते हैं। तो ये है हमारे देश में जुडिशरी का सिस्टम, न्यायपालिका का सिस्टम। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। कानून के शासन को सबसे पहले A.V. डाइसी जी ने, जो कि एक ब्रिटिश न्यायविद है, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था। इसके 2 भाग हैं। पहला है मनमाना शक्ति का अभाव और दूसरा है कानून के समक्ष समानता। सबसे पहले हम समझते हैं कि मनमानी शक्ति का अभाव क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, राज्यों में चीफ मिनिस्टर पावरफुल है, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जिला अधिकारी पावरफुल है। लेकिन इन सबों को पावर, अधिकार मिलता कहां से? इन सबों को अधिकार मिलता है कानून से, एक्ट से मिलता है। मतलब ये कि इनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, मनमानी शक्तियां नहीं है। उसके अलावा कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। मीन्स नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। मतलब कहने का सेंस है कि इट्स लाइक हमने यूट्यूब पे कोई चीज पोस्ट किया, अब वो किसी की भावना को आहत पहुंचाता है, या हमें लगता है कि वो आहत पहुंचाएगा, हम उसको वहां से हटा देते हैं। तो जब तक कि उसके खिलाफ कोई केस ना होता, हम पर कोई सजा नहीं होगी। उसके अलावा अगर इससे रिलेटेड अगर कोई कानून हमारे संविधान में नहीं है कि वीडियो डाला, लोगों को पसंद आए नहीं आई, उससे पहले ही हटा दिया, फिर बाद में अगर कोई केस करे, अगर इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं है तो हमें इससे किसी प्रकार की सजा नहीं मिलेगी। वही है मतलब कानून का, अगर कानून उसके आधार के लिए बना है और उसका उल्लंघन हम करते हैं तभी हमें दंडित किया जा सकता है, अदरवाइज हमें दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या जिला के जिलाधीश हो, आप अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, सरकारी अधिकारी हो या गैर सरकारी अधिकारी हो, सामान्य कानून और अदालत के समक्ष आप समान
होते हैं, आपके लिए कोई स्पेशल स्टेटस वहां नहीं अवेलेबल। दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में संवैधानिक निकाय हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। अगर हम देखें कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो यहाँ 324 है, 148 है, 342 है और 325 है। तो इसका सही जवाब है 325। हमारे देश में चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद संख्या 324 में लिखा गया है। अब मैं आपके साथ कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय से रिलेटेड है। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसे आर्टिकल 324 में रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को 315 और 323 के बीच में रखा गया है। वित्त आयोग, जिसे फाइनेंस कमीशन भी कहा जाता है, उसे 280 में रखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 338 में रखा गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को 350 बी। अगर किसी आर्टिकल के बाद बी, सी, डी इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद संविधान में जोड़ा गया है। मतलब सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, जब इसे एक्सेप्ट किया गया था 1949 में, तब वो प्रावधान उस संविधान में नहीं थे। उसके बाद आता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के नाम से भी जानते हैं। इसे आर्टिकल 148 में लिखा गया है। और अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायाधीश को आर्टिकल 76 में लिखा गया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका नोट बना लें एक पेपर पे और उसे दीवार पे चिपका लें, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में एक तो आ ही जाते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? विच आर्टिकल गिव 29 फंक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम? आपके ऑप्शंस हैं 243H, 243E, 243F और 243G। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 243G। आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची में 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द 29 लिस्ट, 29 सूचियों को जिक्र किया गया है, जो कि आर्टिकल 243G में उल्लेखित है। अब हम लोग अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसमें एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है कि किस डेट को, किस तारीख को नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ था। तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर 2019। अब इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर को जाना हो तो आपको पता होगा कि 18 में था नहीं, 20 में हुआ नहीं, तो ये 19 में या तो 11 या अक्टूबर या 11 दिसंबर को होगा। लेकिन इसके बाद आपको एग्जैक्ट जानकारी होनी थोड़ी जरूरी है कि दिसंबर है या अक्टूबर, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक जिक्र किया गया है। इसी अनुच्छेद 11 में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान ने हमारी संसद को, हमारी पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया है कि वो नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती है, जिसके लिए सबसे पहला अधिनियम, सबसे पहला एक्ट 1955 में आया। उसके बाद उसमें बार बार संशोधन हुए, जो 1986, 1992, 2003, 2008, 2015 और 2019 में लाए गए। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से चलता है? इंग्लिश में बता दूं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल? आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी कानून जब बनता है उसके पहले वो बिल के शक्ल में होता है। बिल लोकसभा या राज्यसभा में, निचली सदन या ऊपरी सदन में पेश किया जाता है। उसके बाद वो सेकेंड हाउस में जाता है, अगली सदन में जाता है। अगर राज्यसभा में पेश किए तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पेश किए तो राज्यसभा में जाएगा। अगर दोनों जगह वो पास हो जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति भारत के अपना हस्ताक्षर देते हैं,
तब वो क्या बन जाता है, कानून बनता है, एक्ट बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि 73वां संशोधन किस बिल का पार्ट था? तो 61वां, 62वां, 63वां या 64वां? इसका सही जवाब है 64वां। उसके बाद अगर हम देखें, निम्नलिखित में कौन विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? इसका सही जवाब मैं बता दूं आपको, स्थानीय समुदाय के बीच अविश्वास पैदा करना है। अब इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हैं, मतलब वो मेथड जिसमें आप गलत ऑप्शन, सही ऑप्शन को छांट लें और गलत ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाए, मतलब क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन आसानी से मिल जाए। अब स्वरोजगार की बात विकेंद्रीकरण में होती है, लोगों की भागीदारी की बात विकेंद्रीकरण में होती है, और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने की भी चर्चा विकेंद्रीकरण में होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि नॉन कॉन्फिडेंस एमंग लोकल कम्युनिटी, स्थानीय समुदाय के बीच अविश्वास पैदा करना विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। थर्ड टायर गवर्नमेंट, तीसरी श्रेणी की सरकार में केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट की पावर्स को लिया गया और उसे मिलाकर कुछ अधिकारों को किसी एक नई बॉडी को दिया गया, जिसे हम थर्ड टायर या तीसरी श्रेणी की सरकार कह सकते हैं, और इसे ही हम विकेंद्रीकरण समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इसे ही कहते हैं। इसमें नगर परिषद, नगर निगम शहरी क्षेत्र में होते हैं और नगर पंचायत और पंचायती सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और इसका कुछ लक्षण है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें त्वरित निर्णय होता है, प्रशासनिक विकास होता है, कार्यकारी कौशल का विकास होता है और विकास को भी बढ़ावा इससे ज्यादा मिलता है। हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ? अब आपको सारे अधिनियम याद रखें, उसका आंसर दें, तो यहां पर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आजाद हो गया था। और इसमें अगर हम ऑप्शन वाइज जाएं तो एक 1773 है, फिर 1873 है, 1919 है और एक 1958 है। और 1958 1947 के बाद आता है, इसीलिए आप इसे एलिमिनेट करके सही आंसर का पता लगा सकते हैं। अब हम लोग देख लें कि विनिमय अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? ये रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का ब्रिटिश प्रशासन का, ब्रिटिश राज का एक तरीका था, जो कि 1773 में लाया गया था। उसके बाद उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे करके उनके सारे अधिकार लेने थे, इसीलिए नए नए चार्टर अधिनियम आए, जिसमें 1873 का एक चार्टर अधिनियम था। उसके बाद जब ब्रिटिश का पूरा साम्राज्य इंडिया में फैल गया तो 1858, 1919 और 1935 में इंडिया में अलग अलग तरह के भारत सरकार अधिनियम भी लाए, जिसे मैंने अपने पॉलिटी के लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो इसका सही जवाब है नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम। 8वां क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी एक किस तरह की पार्टी है? क्या ये राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब बीपीएससी ने रजिस्टर्ड पार्टी बताया था। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की माने, जिसे आर्टिकल 324 में बताया गया है, तो ये राज्य पार्टी है। अब इस कैसे एक राज्य पार्टी है, इसे भी मैं आपको समझाता हूं। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें इलेक्शन कमीशन का, राष्ट्रीय दल होने की शर्तें क्या क्या है? एक पार्टी को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीट जीतने चाहिए, मतलब 3 राज्य, 1, 2, 3, और तीनों जगह जो भी वैध मतदान हुआ उसका 2% वोट अगर कोई पार्टी जीतती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, भले ही उसे कितनी भी सीट मिले या ना मिले। उसके अलावा लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 राज्य में, 1, 2, 3, 4 राज्य में कितने प्रतिशत वोट? 6% वोट। उसके अलावा 4 लोकसभा सीट प्लस 4 लोकसभा की सीटें, तो वो राष्ट्रीय दल बन जाती है। और उसके अलावा अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है, तो भी वो एक राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। अभी हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ने 8 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे रखा है। उसके बाद बात आती है राज्य दलों की। राज्य दलों के लिए कंडीशंस हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अगर 6% वोट और कम से कम 2 सीट मिलता है तो वो एक राज्य पार्टी बनेगी, या लोकसभा में 6% वोट और 1 सीट, यहां 2 सीट, यहां 1 सीट। उसके अलावा 3% सीट और ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 3 सीट किसी भी
विधानसभा में, मतलब ये मान लीजिए किसी विधानसभा में 200 सीटें हैं विधान एमएलएज की, अगर किसी पार्टी को वहां पर राज्य दल बनना है तो कितना सीट चाहिए, 3%, मतलब 6 होता है, और मिनिमम 3 होता है। तो यहाँ बड़ा क्या है, 6 बड़ा है, इसीलिए उसे कम से कम 6 सीटें जीतनी होगी। और हमारे देश में 53 राज्य दलों को फिलहाल दर्जा मिल चुका है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उसकी विधानसभा में 6% वोट और कम से कम 2 सीटें मिली हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है। इसके अलावा पंजाब में भी उसे 1 सीट और 6% से ज्यादा वोट शायद मिले थे, तो इसे हम राज्य पार्टी भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एकात्मक स्वरूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आप सब लोग जानते हैं कि 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक एकात्मक होती है और एक संघीय होती है। तो हम देखेंगे कि कौन एकात्मक की विशेषता नहीं है। त्वरित निर्णय एकात्मक की विशेषता है। लचीलापन एकात्मक की विशेषता है। कानून की एकरूपता भी एकात्मक सरकार की विशेषता है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होती है। अगर ये बड़े देशों के लिए आदर्श होती तो अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इंडिया में एकात्मक सरकार होती, लेकिन हमारे यहाँ संघीय और फेडरल सरकार है। अब हम लोग देखते हैं कि एकात्मक और संघीय सरकार के बीच में क्या समानता या असमानताएं हैं। संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, एकात्मक में एकल सरकार होती है। संघीय सरकार का जो संविधान होता है वो लिखा भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। इस तरह की फ्रांस में यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक सरकार है और वहां लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं। अब अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि वहां कोई कानून लिखा ही नहीं गया, वहां एक प्रॉपर कोई किताब नहीं है जिसे हम संविधान कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। दैट इज, यही एक कारण है कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान कहा जाता है। उसके अलावा फेडरल सिस्टम में, संघीय प्रणाली में लिखित संविधान होता है, यहां सत्ता का बंटवारा है, संघीय में सत्ता का बंटवारा है, यूनिटरी में एकात्मक सरकार का बंटवारा नहीं है। संविधान यहां सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फेडरल में संविधान कठोर होता है, मतलब वहां संविधान को बदलना बहुत आसान नहीं होता है। न्यायपालिका यहां सर्वोच्च हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन संघीय में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, मतलब ये विधायिका और कार्यपालिका से अलग। कार्यपालिका को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं और विधायिका को लेजिस्लेटिव कहते हैं, इससे वो स्वतंत्र होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में विधायिका 2 सदनीय होती है। बाइकैमरल का मतलब होता है एक लोकसभा और एक राज्यसभा होते हैं, और फेडरल में बाइकैमरल होना मतलब 2 सदनीय होना जरूरी है। 10वें सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संविधान पोस्टमार्टम के रूप में, संवैधानिक उपाय पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आप जानते हैं कि ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को संविधान ने दिया है, और आगे अगर किसी कोर्ट को देना है तो ये अधिकार हमारी संसद के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। तो क्वेश्चन ये है कि पोस्टमार्टम को किस से पोस्टमार्टम कहते हैं? तो क्वो वारंटो को पोस्टमार्टम कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग संवैधानिक उपायों के बारे में। तो सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें अदालत ये कह सकती है पुलिस को कि आप मुझे उस आदमी को मेरे कोर्ट में पेश करो। दूसरा होता है परमादेश, मेमेंडमस, वी कमांड कोर्ट टू पब्लिक ऑफिस, मतलब कोर्ट ये सरकारी कार्यालयों को, सार्वजनिक कार्यालयों को आदेश देता है। अब सार्वजनिक कार्यालय को हम पब्लिक ऑफिस भी कहते हैं, मतलब जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसे सार्वजनिक कार्यालय कहा जाता है। तीसरा है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख, मतलब ये कि उच्च न्यायालय निचली सदनों को, निचली अदालतों को प्रतिबंधित कर सकता है किसी भी केस को अपने हाथ में लेने से। उसे कह सकता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसे नहीं ले सकते हैं। दूसरा सर्सरी प्रमाणिक, मतलब सर्टिफाई करना कि ये चीज सही है या नहीं। और लास्ट आता है क्वो वारंटो, मतलब किस अधिकार से आप वो काम कर रहे हैं। किससे पूछा जाएगा? सरकारी अधिकारी से पूछा जाएगा, प्राइवेट अधिकारी से ये चीज पूछा नहीं जा सकता।
प्रश्न संख्या 11, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, जीवन स्तर को सशक्त बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना या योजनाओं में गांवों की मदद करना। सारे ऑप्शन देखकर आपको लग रहा होगा कि सारे ऑप्शन ही सही हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ये नहीं, इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी एबव। क्लियर? तो इसका सही जवाब होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा की सुविधा, जीवन स्तर में सुधार, लोगों को जागरूक करना, सर्वांगीण विकास, समानता प्रदान करना, सुधार लाना, सामाजिक न्याय देना या सामुदायिक समस्याओं का समाधान करना सामुदायिक विकास का उद्देश्य है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता क्या है? होता यह है कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर कोई डिसीजन लेते हैं अपने एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उसे ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। आज का 12वां सवाल है, भारत में मतदान के लिए जो वीवीपैट मशीन यूज होता है वो कौन सा संस्करण हम यूज करते हैं? विच वर्जन ऑफ वीवीपैट मशीन यूज्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया? आपके ऑप्शन है Z1, M1, M3 या Z3 का सही जवाब है M3। अब हम जान लेते हैं कि वीवीपैट मशीन होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइवर पेपर ऑडिट ट्रेल। अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ईवीएम में बटन दबाते हैं तो हमें टी की आवाज़ सुनाई देती थी और पता नहीं चलता था एग्जैक्ट कि सच में वोट जिसे गया या नहीं, कि किसी और का बटन दब गया। लेकिन इस सिस्टम के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस उम्मीदवार को दिया उसी उम्मीदवार का वो बटन दबा, और जिस चिन्ह को दिया, चाहे वो हाथ का चिन्ह हो, कमल का चिन्ह हो या साइकिल का चिन्ह हो, जो भी चिन्ह हो, वो चिन्ह आपको वहां मिल जाएगा जिस उम्मीदवार का वो चिन्ह है। इसे ही हम वीवीपैट सिस्टम कहते हैं। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य विधायिका में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आसान सवाल था। अगर ऑप्शन वाइज जाएं तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप सबको पता है 23 करोड़ है और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, और जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां ही विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अब देख लेते हैं संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। किसकी विधायिका में, मतलब नंबर ऑफ लेजिस्लेचर इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी विधायिका में सदस्यों की संख्या कम से कम ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60 हो सकती है। लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जब इनको राज्यों का दर्जा दिया गया तो ये बहुत छोटे राज्य थे, इसीलिए इन राज्यों में विधायकों की संख्या 60 से कम है। हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। भारतीय में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे पहले स्थान पे आता है? अगर ऑप्शन को आप जाएं तो आपको पता चलेगा, अगर हम वरीयता क्रम को देखेंगे जो लक्ष्मीकांत के पीछे में लिखा हुआ है, तो यूपीएससी के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, ये सारे एक ही लिस्ट में आते हैं। और चीफ जस्टिस मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके बाद आते हैं, इसीलिए इसमें सही जवाब कुछ नहीं होगा, तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ दी एबव। अब मैं कुछ वरीयता क्रम को आपके साथ आपको बताता हूं। सबसे पहले वरीयता क्रम में हमारे देश में राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री के लिए आप देख सकते हैं 5A है, मतलब इसे भी संशोधन के बाद जोड़ा गया था जब लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी 6ठे नंबर पे आते हैं। इतना आप याद कर लें, उसके अलावा पूरा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद करना थोड़ा मुश्किल है। Which of the following statement is correct regarding parliamentary form of government? संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी विधायिका है। क्या ऐसा है? नहीं, न्यायपालिका को उत्तरदायी नहीं है विधायिका। कार्यपालिका के प्रति विधायिका उत्तरदायी है। क्या कानून बनाने वाला कार्यपालिका को उत्तरदायी है? बिल्कुल नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है? ऐसा भी नहीं है। और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसा भी हमारे संविधान में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब यह है कि जो विधायिका है उसको न्यायपालिका को, कार्यपालिका को मतलब एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को विधायिका को जवाब देना है। मतलब ये कि लोकसभा के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, जवाबदेह होता है। इसी तरह राज्यों में
विधानसभा होती है जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वहां भी प्रधान मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जवाबदेह होता है। अगला देख लेते हैं कि भारत में संसदीय स्वरूप की विशेषताएं क्या हैं। नाम मात्र और वास्तविक अधिकार है। नाम मात्र कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति, और वास्तविक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। बहुमत पार्टी का नियम है। इंडिया में जो पार्टी बहुमत जीतती है उसे ही सरकार बनाया जाता है। अभी बीजेपी की सरकार है और हमारे राज्य बिहार में बीजेपी प्लस जेडीयू की सरकार है। इसे हम कोएलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसका सामूहिक जिम्मेवारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोहरी सदस्यता है। पीएम का नेतृत्व है, मतलब लीडर्स। दोहरी सदस्यता का मतलब एग्जीक्यूटिव में भी है, मतलब कार्यपालिका में भी, और विधायिका का भी पार्ट। और प्रधानमंत्री वो एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, सांसद भी हैं, और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कार्यपालिका के भी हेड हैं। लोकसभा का विघटन हो सकता है, यहाँ राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा विघटित होती है। गुप्तता है और पार्टी विधान में कार्यपालिका है। आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में किसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया? खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत या जन पंचायत? सही जवाब आप सबको पता है कि इंडिया में ग्राम पंचायत होता है सरकारी लेवल पे। खाप पंचायत या काश पंचायत को महत्वता नहीं दी गई है। उसके अलावा इंडिया में 3 स्तरीय प्रणाली है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस तरह का स्तर है हमारे देश में, ट्रायंगुलर। सबसे नीचे आते हैं ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आते हैं पंचायत समिति या जिला समिति, सबसे ऊपर आता है जिला परिषद। तो यही है हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रणाली, 3 टायर सिस्टम का पूरा खाका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी हो तो उसे भी बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा एक यूनिक तरीका बीपीएससी को डील करने का सब तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।